स्वागत है आपका डरावनी दास्तान में और मैं हूं बोनी वर्मा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो केवल एक घटना नहीं बल्कि एक रूह कंपा देने वाला सच है। एक ऐसा सच जो रांची के कांके मेंटल हॉस्पिटल की दीवारों में आज भी कैद है। यह कहानी जुड़ी है उसकी सबसे रहस्यमयी खिड़की से। यह कोई आम हॉस्पिटल विंडो नहीं थी। लोग कहते हैं उस खिड़की से सिर्फ बाहर नहीं देखा जाता था, कभी कभी कोई अंदर भी झांक रहा होता था। एक अनजानी, गहरी और वीरान नजर। यह कोई भूतिया कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा भयावह अतीत है जो इस जगह की मिट्टी में समाया हुआ है। कांके हॉस्पिटल, जिसके हरे भरे परिसर के पीछे एक काला अध्याय छिपा है। एक ऐसा अध्याय जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान लिखी गई मानव स्वभाव की सबसे क्रूर कहानियों में से एक है। साल था 1997। धुंध और सर्द हवाओं से भरी एक आधी रात। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो रात आम रातों से अलग थी। उस रात एक बिल्कुल अनजान, बेनाम लड़की को कांके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसकी पहचान पर कोई जानकारी नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं, न नाम न पता, बस एक नंबर, पेशेंट नंबर 107। उसके साथ आए लोग अजीब से थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी हड़बड़ाहट और डर था। उन्होंने बस इतना ही कहा, इसे कुछ दिखता है और ये उससे बातें करती है। उनकी आवाज में एक अनकही घबराहट थी, जैसे वो किसी अनदेखी चीज से पीछा छुड़ाकर भागे हों। जैसे ही वे उसे हमारे हवाले करके गए, उनकी सांसों में राहत थी, पर उनके चेहरों पर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उन्होंने किसी भारी बोझ को उतार फेंका हो, मगर उसकी कीमत उनकी आत्मा से चुकाई हो। लड़की शांत थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो इस दुनिया में होते हुए भी कहीं और थी। उसकी नजरें स्थिर थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे किसी निर्जीव गुड़िया की आंखें हों। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे और होंठ जैसे बुदबुदाने के लिए हमेशा खुले रहते थे, पर कोई आवाज नहीं आती थी। उसकी उंगलियों के नाखून टूट चुके थे, जैसे उसने किसी कठोर सतह पर उन्हें लगातार रगड़ा हो। उसे हॉस्पिटल के सबसे पुराने और वीरान सेक्शन में रखा गया, जहां सालों से कोई और पेशेंट नहीं था। यह खंड हॉस्पिटल की बाकी दुनिया से कटा हुआ था। उसकी गलियारे अंधेरे और सीलन भरे थे, जहां सिर्फ पुरानी इमारतों की गूंज सुनाई देती थी। यहां हवा में एक अजीब सी बासी गंध थी, जो कभी दवाइयों की, कभी पुरानी लकड़ी की और कभी किसी अनकही चीज की याद दिलाती थी। उस कमरे की एक खिड़की थी जो सालों से बंद पड़ी थी, लोहे की भारी सलाखों से ढकी हुई, जिस पर धूल और जाले जम चुके थे। यह खिड़की बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी, जैसे यह कमरा समय से भी परे हो। एक ऐसा एकाकी कारावास जहां से रोशनी का कोई निशान नहीं था। मगर उस लड़की को, पेशेंट नंबर 107 को, जैसे उसी खिड़की से एक अजीब सा लगाव हो गया था। जैसे ही उसे उस कमरे में छोड़ा गया, उसकी खाली आंखें सीधे उसी बंद खिड़की पर टिक गईं और फिर कभी नहीं हटी। वो किसी और चीज की ओर देखती ही नहीं थी, जैसे उसकी दुनिया सिर्फ उस बंद खिड़की के इर्द गिर्द सिमट गई हो। हर रात ठीक 2:47 पर यह समय अब भी हॉस्पिटल के गलियारों में एक खौफनाक याद की तरह गूंजता है। वो उठती, बिस्तर से नीचे उतरती। उसके कदम इतने धीमे और खामोश होते थे कि हवा भी महसूस न कर पाए। वो खिड़की के पास जाती, अपना पतला सा शरीर उन लोहे की सलाखों से सटा लेती और फिर वो बड़बड़ाने लगती। उसकी आवाज इतनी धीमी होती कि सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई देती, एक ऐसी फुसफुसाहट जो शब्दों से परे थी, जैसे वो किसी ऐसी भाषा में बोल रही हो जो इंसानों की समझ से बाहर हो। शब्द समझ नहीं आते थे, बस इतना महसूस होता था कि वो किसी से माफी मांग रही है या शायद किसी से मिलने की उम्मीद कर रही थी। एक उम्मीद जो किसी गहरे, अनजाने डर से लिपटी हुई थी। अक्सर उसकी बुदबुदाहट में एक अजीब सा स्वर जुड़ जाता, एक ऐसी गड़गड़ाहट जो उसके गले से नहीं आती थी। जैसे ही वो बुदबुदाना शुरू करे, खिड़की के ठीक बाहर अंधेरे से एक भयानक विकृत चेहरा पलक झपकते ही दिखाई दे और एक तीखी, अमानवीय चीख की आवाज आए जो तुरंत शांत हो जाए। यह इतनी अचानक होती कि दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाए। वार्ड बॉय रमेश, जिसने उस सेक्शन में कई साल बिताए थे, उसने शुरू में इसे सिर्फ एक और मानसिक रोगी की हरकत समझा। उसने ऐसी बहुत सी रातें देखी थीं जहां मरीज अजीबोगरीब हरकतें करते थे, लेकिन रात दर रात उस खिड़की के पास से आती फुसफुसाहटों ने उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भरती थी। उन आवाजों में एक ऐसी निरंतरता थी, एक ऐसी भयावह लय
जो उसे परेशान कर रही थी। वो अक्सर देर रात कमरे की पेरिफेरी से झांकता, ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। एक रात जब उसने चुपके से झांका, उसने देखा खिड़की के उस पार अंधेरे में कोई खड़ा है। यह कोई इंसान नहीं था, यह एक लंबा सा साया था जिसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, बस एक काली गहरी आकृति, औरत जैसी। लेकिन उसका सिर अजीब तरीके से हल्का टेढ़ा था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती घुमा दिया हो। साया स्थिर नहीं था, वो धीरे धीरे खिड़की के उस पार मंडरा रहा था, जैसे पानी में तेल की बूंद तैर रही हो। रमेश की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, क्या यह सिर्फ नींद का असर है? लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाई, अगले ही पल वो परछाई खिड़की के पार नहीं थी, बल्कि वो लड़की के ठीक पीछे आ खड़ी हुई थी। उसकी उपस्थिति से कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई थी, इतनी कि रमेश की सांसों से भाप निकलने लगी। रमेश के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने डर के मारे एक कदम पीछे लिया और अपनी टॉर्च जलाई। लेकिन जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी उस जगह पर पड़ी, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका जो बंद कमरे में कहां से आया ये कोई नहीं जानता था। और खिड़की का शीशा हल्का कांपता हुआ, जैसे अभी अभी कोई उससे गुजरा हो। रमेश ने उस रात के बाद से उस खिड़की की तरफ देखना बंद कर दिया था। उसने छुट्टी लेने की कोशिश की, लेकिन उसे मना कर दिया गया। जब रमेश टॉर्च जलाकर देखता है कि साया गायब है, अचानक से लद्दकी का चेहरा तेजी से कैमरा की तरफ मुद्दे और उसकी आंखें पूरी तरह काली हों और एक धीमी भयानक खरखराहट की आवाज आए, जैसे किसी पुरानी रिकॉर्डिंग से। यह आवाज इतनी अमानवीय थी कि रमेश ने उस रात के बाद से चैन की नींद नहीं सोई। डॉक्टर्स को लगा यह सब मरीज का हॉलुसिनेशन है। उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब वो केवल बुदबुदाती नहीं थी, बल्कि अपनी ही कलाई पर, अपनी बाहों पर और कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब सिंबल्स बनाने लगी थी। ये प्रतीक इतने अजीब थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। वे किसी अनजानी भाषा में थे, किसी गूढ़ रहस्य का हिस्सा लगते थे। डॉक्टर इन प्रतीकों का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें लगा कि ये सिर्फ उसके अव्यवस्थित मन की उपज है। लड़की की शारीरिक स्थिति भी तेजी से बिगड़ रही थी। उसकी त्वचा पर अजीबोगरीब घाव उभर आए थे, जो किसी भी दवा से ठीक नहीं होते थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी कर्कशता आ गई थी, जैसे कोई और ही उसके गले से बोल रहा हो। पर सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि वही सिंबल्स, वही अजीब साइंस हॉस्पिटल की बेसमेंट में मौजूद ब्रिटिश डॉक्टर्स की पुरानी धूल भरी फाइल्स में भी देखे गए थे। ये फाइल्स गोपनीय थीं। सालों से किसी ने उन्हें छुआ नहीं था, सालों से किसी ने भी। इन फाइल्स को द ऑनकल्ट पेपर्स कहा जाता था और वे एक बंद लोहे की तिजोरी में रखी थीं, जिसे कभी खोला नहीं गया था। जब एक क्यूरियस इंटर्न, जिसने कांके हॉस्पिटल के इतिहास में गहरी रुचि ली थी, ने गलती से उन फाइल्स को खोला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन फाइल्स में ब्लैक मैजिक से जुड़ी लैंग्वेज, ऑनकल्ट साइंस, काले जादू से जुड़ी प्राचीन विद्याओं के बारे में जानकारी थी, जिनसे डर का एक गहरा एहसास होता था। ये सिर्फ इलाज के तरीके नहीं थे, बल्कि ऐसे संकेत थे जो शायद पेशेंट्स के इलाज में नहीं, बल्कि भयानक टॉर्चर के काम आते थे। उन फाइल्स में ऐसे प्रयोगों का जिक्र था जो इंसान की आत्मा को तोड़ने के लिए किए जाते थे, उन्हें किसी अदृश्य ऊर्जा का इंक्यूबेटर बनाने के लिए। ब्रिटिश डॉक्टर्स, जो वास्तव में सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि ऑकल्टिस्ट भी थे, उन्होंने कांके की इस धरती के नीचे छिपी एक प्राचीन शक्ति को जगाने का प्रयास किया था। उन्होंने मरीजों पर ऐसे अनुष्ठान किए ताकि वे इस दुनिया और उस अदृश्य दुनिया के बीच एक पुल बन सकें। उन फाइल्स में एक विशिष्ट शब्द बार बार आता था, द प्रॉमिस। यह एक भयानक प्रतिज्ञा थी, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो एक आत्मा को किसी अनजानी इकाई के साथ जोड़ती थी, उसे किसी और के लिए एक स्थायी द्वार बनाती थी। क्या पेशेंट नंबर 107 भी किसी ऐसे ही भयानक प्रयोग का हिस्सा थी? क्या वो एक सफल प्रयोग थी जिसके कारण वो साया उससे जुड़ा था? 9 नवंबर की रात, वो आखिरी रात थी, एक ऐसी रात जो कांके हॉस्पिटल के इतिहास में हमेशा के लिए एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर मौजूद हो। उस रात पूरे पुराने सेक्शन में बिजली रह रहकर गुल हो रही थी। बल्ब जलते बुझते थे और दीवारों से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी चीज को घसीटा जा रहा हो। स्टाफ के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। रात के 3:12 पर अचानक पूरे हॉस्पिटल में अलार्म बज उठा। एक ऐसी चीख जो सन्नाटे को चीरती हुई आई थी। लड़की गायब थी,
गार्ड्स और स्टाफ में हड़कंप मच गया। पूरे हॉस्पिटल का चप्पा चप्पा छाना गया। हर कोना, हर कमरा, हर गलियारा दहशत का माहौल था। और वो उसी कमरे में मिली, उसी बंद खिड़की के सामने फर्श पर पड़ी हुई। उसकी आंखें खुली थीं और वो अब भी उसी बंद खिड़की को घूर रही थी, जैसे वहां से कुछ देखने की कोशिश कर रही हो या जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी आंखों में अब कोई खालीपन नहीं था, बल्कि एक गहरा असीम डर था जो उसकी मृत्यु का गवाह था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वो शांति किसी मौत की नहीं, बल्कि किसी भयानक समझौते के बाद की लग रही थी। उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, पर उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, जैसे कोई भारी चीज उस पर से गुजरी हो। मौत का कारण बताया गया, मेंटल कोलैप्स, कार्डियक अरेस्ट। डॉक्टरों ने कागजों पर यही लिखा, लेकिन हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि सीसीटीवी कुछ और ही कह रहा था। 3:09 पर कैमरा अचानक ब्लर हुआ। उसकी फुटेज में सिर्फ डिस्टॉर्शन और पिक्सल दिख रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कैमरे के लेंस से खेल रही हो, उसे दबाने की कोशिश कर रही हो। और फिर 3 सेकंड के लिए उस खिड़की पर 2 सिलुएट दिखे, बिल्कुल साफ। एक वो लड़की, उसका पतला शरीर, और दूसरा लंबा, गहरा, भयानक, गर्दन अजीब सी टेढ़ी, जैसे वो मुड़ी हुई नहीं बल्कि टूट चुकी हो, और उसका सिर पूरी तरह उलटी दिशा में मुड़ा हुआ था। और फिर आंखों के सामने ही वो दोनों फिगर्स धीरे धीरे एक हो गए। यह सिर्फ विलय नहीं था, यह एक भयानक समाहित होना था। एक ऐसा दृश्य जहां लड़की की आकृति धीरे धीरे उस साए में घुल गई। उसके अंग अदृश्य स्याही की तरह साए में समा गए। जैसे ही वे एक हो रहे थे, कैमरे की ऑडियो पर एक भयानक चीखने वाली फुसफुसाहट सुनाई दी, जो लड़की की आवाज थी पर किसी और की थी। वादा निभाया। 3 सेकंड बाद ब्लैकआउट। कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा छा गया और उसके बाद वो फुटेज कभी रिकवर नहीं की जा सकी। जो भी उस रिकॉर्डिंग को देखने की कोशिश करता, उसकी स्क्रीन पर अजीब और गरीब प्रतीक उभर आते और डिवाइस बंद हो जाता था। उस रूम को उसी रात सील कर दिया गया। हॉस्पिटल के प्रशासन ने उस पर ताला लगा दिया और लोहे की एक भारी प्लेट से खिड़की को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यह एक चेतावनी थी या शायद एक बचाव का प्रयास। उन्होंने उम्मीद की थी कि जो भी उस रात हुआ वो उस कमरे के अंदर ही कैद रहेगा, कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन तब से हर 9 नवंबर को उसी समय 3:12 पर उस रूम से फिर वही आवाजें आती हैं। कमरे के अंदर से एक धीमी सी फीमेल वॉइस जो खिड़की के पास खड़ी होकर बोलती है, तूने वादा किया था, अब मैं तेरे साथ चलूंगी। ये आवाज कभी धीमी फुसफुसाहट में बदल जाती है, कभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सांस के साथ आती है, जैसे कोई बहुत करीब से सांस ले रहा हो। कुछ स्टाफ मेंबर्स ने उन आवाजों के साथ एक अजीब सी खड़खड़ाहट भी सुनी है, जैसे कोई पुरानी जंजीरों को खींच रहा हो। और जो लोग हॉस्पिटल के उस हिस्से के करीब से गुजरते हैं, उन्होंने कई बार खिड़की के बंद प्लेट पर एक धुंधली परछाई देखने का दावा किया है, जैसे कोई अंदर से बाहर की ओर झांक रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक हो, एक ऐसी चमक जो अंधेरे को भेदती हुई निकलती है। कुछ साल बाद 2023 में सोशल मीडिया के दौर में एक लोकल यूट्यूबर टीम ने उस रूम को सीक्रेटली खोला। उन्हें लगा कि यह एक रोमांचक कंटेंट होगा जिससे उन्हें व्यूज और प्रसिद्धि मिलेगी। वे अपने साथ महंगे कैमरे और लाइट्स लेकर आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे किसी ऐसी चीज का सामना करने वाले हैं जो उनकी सोच से भी परे थी। उन्होंने कांके के स्थानीय लोगों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया, उन्हें सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उनकी योजना पक्की थी, रात में छुपकर अंदर जाना, लाइव स्ट्रीम करना और उस रहस्यमयी कमरे को दुनिया के सामने लाना। रात के सन्नाटे में वे पुराने हॉस्पिटल की दीवारों से गुजरे। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी और हर कदम पर सूखी पत्तियां और धूल पैरों के नीचे चरमराहट की आवाज कर रही थी। कमरे का ताला तोड़कर जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें लगा कि वे किसी प्राचीन कब्र में आ गए हैं। हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें जमने लगी थीं। उन्होंने लाइव स्ट्रीम शुरू किया। रात 2:45 पर। पहले सब कुछ नॉर्मल था। वे मजाक कर रहे थे, दर्शकों से बातें कर रहे थे, अपनी बहादुरी दिखा रहे थे। उनके लाइटें कमरे के कोने कोने को रोशन कर रही थीं, जिससे धूल के कण हवा में नाचते हुए दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में 2:47 हुए, उनका कैमरा अचानक ग्लिच करने लगा।
स्क्रीन पर अजीबोगरीब धारियां दिखने लगी, रंग उलटे पुलटे हो गए और आवाज भी कटने लगी। उनके मोबाइल फोनों के सिग्नल पूरी तरह से गायब हो गए। उनके हाथ में मौजूद फ्लैश लाइटें टिमटिमाने लगीं और बुझ गईं। कमरे का तापमान तेजी से गिरना शुरू हो गया, इतनी कि उनकी हड्डियों में सिहरन महसूस होने लगी। उन्हें लगा कि यह सिग्नल की समस्या है या शायद कोई बैटरी की दिक्कत, लेकिन वे जानते थे कि यह इससे कहीं ज्यादा था। दीवारों से एक धीमी फुसफुसाहट आने लगी, जैसे असंख्य आत्माएं एक साथ कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। यूट्यूबर टीम घबरा गई। उनमें से एक ने अपना कैमरा खिड़की की तरफ घुमाया, जहां से वो फुसफुसाहट सबसे तेज आ रही थी। फिर 1 सेकंड के लिए कैमरा एंगल फ्रीज हुआ, जैसे किसी ने अचानक समय को रोक दिया हो, और फीड में एक भयानक अवास्तविक दृश्य दिखाई दिया। एक लड़की खड़ी दिखी, उसी खिड़की की तरफ पीठ किए हुए। वो उतनी ही बेजान थी जैसी उसे आखिरी बार देखा गया था। उसकी सफेद हॉस्पिटल गाउन अब काली और सड़ी हुई दिख रही थी, और उसके पीछे वही सिलुएट, वही साया जो पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और भयानक था, जिसकी गर्दन उलटी तरफ झुकी थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें भी उलटकर कैमरा की तरफ देख रही थीं। उसकी आंखों में एक भयानक लाल चमक थी कि आंसू चमका थी। साया धीरे धीरे लड़की में समा रहा था और लड़की का शरीर अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे वो दर्द में हो या किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में। जैसे ही कैमरा फ्रीज होकर लड़की और साये को दिखाए, साये की उल्टी गर्दन वाला सिर अचानक तेजी से झूम इन होकर कैमरा की तरफ मुद्दे। उसकी आंखें लाल चमके और एक भयानक चीखने वाली अमानवीय गर्जना की आवाज आए, जिससे कैमरा स्क्रीन पर पूरी तरह से क्रैकर्स की तरह धारियां पड़ जाएं, कांच टूटने की आवाज आए और फिर वीडियो स्थायी रूप से बंद हो जाए। उसके बाद कैमरा परमानेंटली शट डाउन हो गया। लाइव स्ट्रीम वहीं रुक गई। जो यूट्यूबर टीम अंदर गई थी, उनमें से एक भी कभी वापस नहीं आया। उनकी खोज के लिए गए लोगों को सिर्फ उनका कैमरा मिला, जमीन पर टूटा हुआ। उसकी स्क्रीन पूरी तरह से छिन्न भिन्न थी। लोग जो ऑनलाइन देख रहे थे, वे सदमे में थे। कई लोगों ने चीखें सुनाई देने का दावा किया और कुछ ने कहा कि उन्होंने स्क्रीन पर एक पल के लिए कुछ और भी देखा था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उस वीडियो की रिकॉर्डिंग आज तक दोबारा प्ले नहीं की जा सकी। जो भी उसे चलाने की कोशिश करता है, उसके डिवाइस में अजीबोगरीब खराबी आने लगती है और कुछ मामलों में डिवाइस से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ लोग बोलते हैं कि वो लड़की पेशेंट नंबर 107 वापस आ गई है। वो उस साये के साथ एक हो चुकी है, या शायद अब वो खुद ही साया बन चुकी है। वो किसी नए वादे की तलाश में है, एक ऐसा वादा जो शायद किसी और इंसान को उसके साथ बांध ले, उसे अपने भयानक अस्तित्व का हिस्सा बना ले। कांके हॉस्पिटल आज भी अपनी भयानक कहानियों के साथ खड़ा है। उसकी पुरानी दीवारें, उसके ठंडे गलियारे और खासकर वो बंद खिड़की, सब कुछ एक अनकहे रहस्य की गवाही देते हैं। वो खिड़की अब भी वही है, उसी कांके मेंटल हॉस्पिटल के पुराने खंड में। वही कमरा आज भी बंद पड़ा है, उस पर जंग लगा ताला और लोहे की भारी प्लेट चढ़ी हुई है। लेकिन अगर आप रात 3 बजे कांके हॉस्पिटल के पास से गुजरते हैं, तो खिड़की के पीछे कोई हलचल जरूर दिखती है। एक धुंधली परछाई, जैसे कोई आपको देख रहा हो। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हों और वे तुम्हें अपने पास बुला रही हों। अब आप ही बताओ दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है? क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है, या कांके हॉस्पिटल की दीवारों में वाकई कुछ ऐसा है जो आज भी जिंदा है? कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए कैद कर लिया गया था, लेकिन जो अब भी अपनी आजादी की तलाश में है, और शायद एक नए साथी की भी। नीचे कमेंट में बताओ। और अगर ये कहानी क्रीपी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक रात के 3 बजे उस खिड़की से दूर रहना, क्योंकि शायद कोई अब भी देख रहा है, कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा।